बच्चों, प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि सेक्स क्रोमोसोम जो है वो सेक्स को डिटर्मिनेशन करने वाले ही क्रोमोसोम हैं, यानी सेक्स का जो है वो निर्धारण करते हैं। लेकिन बाद में शोध और निष्कर्षों से यह पता चला कि उन्हीं सेक्स क्रोमोसोम पर कुछ और भी जीन्स पाए जाते हैं जो कि जीवों के फिनोटाइप को यानी लक्षण प्रारूप को जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे जीन्स जो सेक्स क्रोमोसोम के साथ पाए जाने वाले जीन्स के साथ ये होते हैं और साथ ही वंशागत होते हैं, इनको जो है सेक्स लिंक्ड जीन्स कहते हैं। और इस तरह की वंशागति को सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस कहते हैं। अब सबसे पहले जो है मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को बताया था। उन्होंने बताया था कि ड्रोसोफिला में उसकी आँखों का जो रंग है उसको निर्धारित करने वाले जो जीन हैं वो लिंग सहलग्नता को प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात हुई। अब इसके जो लक्षण हैं उसकी बात करते हैं। तो कुछ बातें हैं जिनका ध्यान करना ज़रूरी है कि किस तरीके से ये वंशागति होगी। तो मेल में जैसे ह्यूमन बीइंग है, उनके मेल में जो है XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं, आप जानते हैं। अब Y क्रोमोसोम जो है इस पर बहुत ही कम जीन्स पाए जाते हैं। क्योंकि कम जीन्स पाए जाते हैं इसलिए जो इसको आनुवांशिक रूप से इनएक्टिव या कम सक्रिय कहा जाता है। और दरअसल इस Y जीन क्रोमोसोम पर होलोएंड्रिक जीन्स पाए जाते हैं, यानी कि एक TDF है यानी टेस्टिंग डिटर्मिनेशन फैक्टर यानी मेलनेस को निर्धारित करने वाला ये जीन है। और दूसरा है हाइपरट्रैकोसिस यानी एक्सटर्नल ईयर पर जो बाल आपने कभी देखे होंगे जेंट्स में, एक्सटर्नल ईयर पर जो हेयर्स रहते हैं उसको हाइपरट्रैकोसिस बोलते हैं। इसको निर्धारित करने वाले जीन्स जो हैं वो Y क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं। तो चूँकि इसमें कम पाए जाते हैं इसलिए इसको इनएक्टिव कहा जाता है या कम सक्रिय कहा जाता है। इसके अपोजिट जो मेल में X क्रोमोसोम है उसमें जो है वो ज़्यादा जीन्स पाए जाते हैं। अब चूँकि ये X और Y जो क्रोमोसोम है चूँकि ये होमोलॉगस नहीं है, समजात नहीं है, तो इसलिए इनमें जो है वो क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होता है। अब जो लक्षण कैसे निर्धारित होते हैं उसकी बात करते हैं। तो पहली बात जो पिता का जो भी सेक्स लिंक्ड जो जीन्स है होलोएंड्रिक जीन्स को यानी होलोएंड्रिक जीन्स जो हैं वो पिता से पुत्र में ही जाएगा, लेकिन बाकी जो जीन्स हैं वो पिता से पुत्री में ही जाता है। तो ये पहली बात हुई। दूसरी बात जो ये सेक्स लिंक्ड जीन्स जो हैं वो रिसेसिव होते हैं यानी अप्रभावी प्राय रहते हैं। तीसरी बात, माता के जो सेक्स लिंक्ड जीन्स हैं वो बेटा और बेटी समान रूप से जाते हैं। फिर मेल में क्योंकि एक ही X क्रोमोसोम है तो एक ही होने के कारण चाहे वो प्रभावी लक्षण हो चाहे वो अप्रभावी लक्षण हो तो उसको निर्धारित करने वाले जो जीन्स हैं वो दोनों ही जो हैं मेल में अभिव्यक्त हो जाते हैं। जबकि फीमेल में 2 X क्रोमोसोम होते हैं। तो जो जीन जो है अभिव्यक्त कब होगा, जब होमोजाइगस की कंडीशन आएगी। होमोजाइगस की कंडीशन यानी समयुग्मजी अवस्था में ही वो जीन जो है एक्सप्रेस हो पाएगा, अभिव्यक्त हो पाएगा। जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो चूंकि वहाँ पर एक प्रभावी जीन मौजूद है तो जिसके कारण वो जो है अभिव्यक्त नहीं हो पाएगा। फिर महिलाओं में चूँकि हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो कैरियर होती हैं यानी वाहक होती हैं, तो तब बीमारी तो शो नहीं होती है क्योंकि वो केवल वाहक होती है यानी उसके पास जीन तो मौजूद है लेकिन वो रोग नहीं होता है। तो वो जो जीन है अगली पीढ़ी में उनके बेटों में ये वंशागत होता है। अब प्रभावी जीन्स जो हैं वो मेल और फीमेल दोनों में ही समान रूप से जो है वो अभिव्यक्त होते हैं। अब ये सेक्स लिंक्ड जो इनहेरिटेंस हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हम आसपास इसको देख भी सकते हैं या जानते भी हैं। जैसे हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया कलर ब्लाइंडनेस है,
बाल्डनेस है यानी गंजापन, आप जैसे जानते हैं जेंट्स में होता है, या मस्कुलर डायस्ट्रोफी है, ये जो है वो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। यानी ये सेक्स क्रोमोसोम पर ही उपस्थित जीन्स के कारण ही ये जो हैं वंशागत होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स में हम इसको देख लेते हैं। अब जैसे हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया जो बीमारी है वो इस तरह की बीमारी है कि यदि किसी व्यक्ति को ये बीमारी है तो उसमें जो है यदि कभी चोट लग गई या ब्लड वेसल्स कट गई तो लगातार जो है वो रक्त बहते रहता है, और उसका जो क्लॉटिंग है, मतलब सामान्यतः क्या होता है कि जब चोट लगती है तो ब्लड थोड़ी देर में यानी 2 से 8 मिनट में क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, यानी रक्त बहने की जो क्रिया है वो रुक जाती है। लेकिन ऐसे जो जीव हैं जो हीमोफिलिक हैं, यानी वो बीमारी जो है उनमें जो ये क्लॉटिंग है उसमें बहुत समय लग सकता है, इवन 24 घंटे भी लग जाते हैं। तो इनमें एक्चुअली जो है कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होता है, यानी जेनेटिकली कहना चाहिए म्यूटेशन हो जाता है, जिसके कारण ये जो है वो बीमारी होती है और फिर ये वंशागत भी होती है। ये हीमोफीलिया को जो है ब्लीडर्स डिसीज़ भी कहा जाता है। अब ये 2 प्रकार का है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए जो है वो जो है हीमोफिलिक ग्लोबुलिन फैक्टर 8 उसकी कमी के कारण होता है, और दूसरा हीमोफीलिया बी है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी के कारण होता है। तो इस तरीके से ही ये 2 प्रकार हैं। अब हीमोफीलिया जो डिसीज़ है वो वंशागत कैसे होती है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इवन 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक कंडीशन दी जाती है, एक केस दिया जाता है। 2-3 केस की बात हम अभी करेंगे। तो केस क्या दिया जाएगा कि सामान्य पुरुष है और वाहक स्त्री है, उनके बीच जो वंशागति होगी उसको एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझाइए, या हीमोफिलिक मेल है, वाहक जो है वो महिला है। तो इस तरीके से केसेस के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका क्रॉस किस तरीके का बनेगा। तो हम कुछ केसेस हैं उसकी बात कर लेते हैं, जिसके ज़रिए आपको ये समझ में आएगा कि वंशागति होती है किस तरीके से। यदि आप क्रॉस करना, यानी जैसे ये चित्र में आप देख रहे हो, यदि आप इसको समझ गए तो डेफिनेटली जो है आप इसका आंसर जो है वो अच्छे तरीके से दे पाएंगे। जैसे हमने केस 1 की बात की है, यानी केस 1 जो है उसमें क्या कहा गया है कि सामान्य पुरुष है और वाहक स्त्री है। अब यहाँ आप ये गौर करने वाली बात है कि महिलाएं जो हैं वो वाहक हो सकती हैं, मेल नहीं हो सकता। मेल में चूँकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो वो बीमारी या तो नॉर्मल होगा या बीमारी को शो करेगा। तो यहाँ पर जो केस है सामान्य पुरुष है और वाहक स्त्री है। तो इसमें हीमोफिलिक को प्रदर्शित करने के लिए एक एलील H, कैपिटल H और स्मॉल h के जरिए जो है इसको हम प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल H जो है वो प्रभावी एलील है, उसकी उपस्थिति में जो है वो ये बीमारी शो नहीं होगी। यदि स्मॉल h यानी रिसेसिव चूँकि है ये बीमारी, तो अगर स्मॉल h जो है वो बीमारी को शो करता है, तो जहाँ पर मतलब वाहक है या हीमोफिलिक रोगी है तो उसको हम लोग H से कैसे शो करेंगे। तो इसको भी आप देखिए। अब जैसे यहाँ पे लिखा है X और एक X में H लिखा हुआ है, मतलब कि ये जो H स्मॉल जो लिखा है वो बीमारी को शो कर रहा है। और यहाँ हमने क्या बात की है, वाहक स्त्री है। वाहक स्त्री है मतलब कि उसके 2 क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम में जो है वो जीन मौजूद है। अब चूँकि एक ही में जीन मौजूद है तो जिसके कारण जो है वो बीमारी शो नहीं होगी, हालांकि वो वाहक है। अब दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि मेल जो है वो नॉर्मल है।
XY है। तो इनका जब क्रॉस होगा तो आप अभी नीचे जैसे देख रहे हो कि इनकी जो जनरेशन, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन है यानी संतति जो है वो किस तरीके की बनेगी। तो XX देख रहे हो, ये नॉर्मल यानी कि सामान्य जो है ये पुत्री होगी, और फिर ये XY है, ये भी नॉर्मल है, और फिर आप देख रहे हो XX, एक X में H है, मतलब ये X कहाँ से आया होगा, ये पुत्री को जो है वो माता से मिला होगा, और बीमारी वाला यानी जो जीन H है वो मिला। तो इस तरीके से ये वाहक उसकी पुत्री हो गई। और ये XY में एक सन के में आप H देख रहे हो, मतलब चूँकि उसके पास एक ही X क्रोमोसोम है तो वो जो है हीमोफिलिक पुत्र होगा। तो अपने को रेशियो किस तरीके से मिला कि जो उसके पुत्र थे वो 50% नॉर्मल और 50% हीमोफिलिक, और ऐसे बेटियों की बात करें तो 50% नॉर्मल और 50% जो है वो कैरियर रही यानी वाहक हैं। तो ये एक केस की बात है। तो ऐसे ही दूसरा केस भी देखते हैं, तो उस केस में कंडीशंस जो हैं वो बदल जाएंगी। अब क्या है कंडीशन उसको देखते हैं। सामान्य स्त्री है और हीमोफिलिक पुरुष है, तो इसका भी जब आप क्रॉस बनाओगे तो सामान्य स्त्री में आप दो क्रोमोसोम XX लिखोगे, तो चूंकि सामान्य है तो हम इसको XX के लिखेंगे। अब पुरुष चूंकि हीमोफिलिक बोल रहा है तो उसके X में क्या आएगा, H आएगा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो। तो X में H डला है और Y है। तो अब इनके द्वारा क्रॉस होने पर मतलब इनकी जो संतति है, इनकी जो भावी पीढ़ियाँ वो किस तरीके की होंगी, तो इसको भी आप देख लीजिए। जैसे XX H है यानी ये जो पुत्री है वो वाहक है, और फिर XY जो है वो नॉर्मल है, फिर XH जो है X वो कैरियर है, और फिर एक XY जो है वो नॉर्मल है। तो यहाँ भी किस तरीके के अपने को रेशियो मिले, जो पुत्र थे उनके वो 100% नॉर्मल थे। अब ये नॉर्मल क्यों है इसके भी बारे में आप सोचिए, क्योंकि पुत्र को जो X क्रोमोसोम है वो कहाँ से मिल रहा है, उसकी माता से मिल रहा है, पिता से उसको Y मिल रहा है। चूँकि माता क्या है, सामान्य है, तो क्रोमोसोम भी क्या होगा, सामान्य होगा। तो इसलिए उनके बेटे जो होंगे वो कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। लेकिन बेटियां जो है वो कैरियर है। अब वो कैरियर कहाँ से हुई, क्योंकि उनको एक X तो माता से मिल रहा है, लेकिन दूसरा X जो है उनको पिता से मिल रहा है, और वो X कैसा था, H जीन वाला था। तो चूँकि एक ही X में वो H जीन मौजूद था, इसलिए वो क्या हो गई, वाहक हो गई। अब तीसरा केस की बात करते हैं। तीसरे केस में क्या है, वाहक स्त्री है और हीमोफिलिक पुरुष है। तो इनमें इनकी जो संतति है वो किस तरीके की बनेंगी, तो इसमें भी देख लेते हैं कि एक XX है यानी ये वाहक हो गई पुत्री उसकी, XY नॉर्मल एक बेटा हो गया, और एक X जो है इसमें आप देख रहे हो दोनों में H है, मतलब जो पुत्री हुई उसके दोनों X में H है। इसका मतलब है कि वो हीमोफिलिक यानी पेशेंट यानी रोगी हो गई। और बेटे में भी आप देख रहे हो कि X H और Y यानी X क्रोमोसोम पर H जीन मौजूद है। तो यहाँ भी आप जैसे देख रहे हो कि जो बेटा है यानी 50% नॉर्मल हो गया, और 50% जो है वो हीमोफिलिक है, और बेटियों में 50% कैरियर है और 50% जो है वो हीमोफिलिक है। तो ये कंडीशंस आपको क्वेश्चन के रूप में दी जाती है कि यदि एक वाहक स्त्री का सामान्य पुरुष से विवाह होता है तो उसकी संततियाँ किस तरीके की होंगी, या वंशागत जो है वो किस तरीके से होगा, उसको जो है आप क्रॉस के ज़रिए या चित्र के ज़रिए समझाइए। तो बेसिक बात है कि कहाँ पर अपने को H जीन जो है वो डालना है। यदि नॉर्मल है तो फीमेल के में मतलब दोनों XX रहेगा, वाहक है तो इसके एक ही X में H रहेगा, और यदि हीमोफिलिक महिला है तो उसके दोनों XX में H जीन होगा।
ऐसी मेल की बात करें तो मेल में एक ही एक्स है, यदि वो नॉर्मल है तो उसमें एच जीन नहीं होगा, और यदि वो हीमोफिलिक है तो उसमें एच जीन होगा। तो यदि हमने शुरुआत में ऊपर में यदि हमने एच जीन को प्रॉपरली प्लेस कर लिया तो उसके ज़रिए जो क्रॉस बनते हैं उसको हमारे लिए बनाना आसान हो जाएगा, और आप उसके ज़रिए जो रिज़ल्ट आया उसके ज़रिए जो है आप उसका रेशियो भी बता सकते हो कि कितने % क्या जो है वो भावी संततियाँ मिलती हैं। तो ये तो बात हुई कि हीमोफिलिक एक ऐसी डिसीज़ जो जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये जो है वंशागत होता है। अप्रभावी कंडीशंस में ही जो है फीमेल में वो शो होगा, और मेल में जो है क्योंकि एक ही एक्स है यदि एच जीन हो गया तो वो शो हो जाएगा। इसके साथ हम एक और बीमारी कलर ब्लाइंडनेस है उसकी भी बात करेंगे।